हेलो। लाइट जला दो। चलिए साथी, आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ते आइए। हेलो। तो थोड़ा सा आप सभी एक बार हाय लिख करके भेजिए, ताकि मेरे को पता चल सके कि हमारी आवाज़ आप लोग को जो होता है साफ सुनाई दे रहा है कि नहीं। आप सभी लोग जो होता है एक बार हाय लिख करके भेजते आइए। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुट रहे हैं, सभी विद्यार्थी एक बार हाय लिखते आइए और बोलिए कि हाँ साउंड ठीक आ रहा है। ओके ओके करके लिखिए। तो थोड़ा सा जो भी जहाँ है वहाँ से हेलो हाय लिख करके भेजिए, ताकि हमारी आवाज़ आपको साफ साफ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्योंकि कल के क्लास में तो थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था। देखते हैं कि आज का क्लास कैसा है। थोड़ा कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। चलिए जल्दी जल्दी जुटिए ताकि क्लास हम स्टार्ट करें। हाँ जुट गए हैं शायद सब कोई। हाँ भैया गुरुजी। साहिल, भोला, नन्ही कुमारी, दीपक कुमार, साहिल आलम, कौशल आलम, भोला कुमार, आनंद गुप्ता, और उसके बाद में है रंजन। आवाज़ आ रहा है, चलिए बहुत सुंदर। ये क्या नाम है? परवीन, ठीक है। अमित, ठीक है। दीपक, ठीक है। चलिए आप सभी लोग यस यस लिख करके थोड़ा भेजिए, तो ताकि हम क्लास स्टार्ट करें अब। चलिए हाँ, तो चलिए आप सब रेडी हो गए, क्लास स्टार्ट करें। आइए तो अब हम सभी जो होता है शुरू करते हैं क्लास। यस यस यस, बहुत सुंदर, ठीक है।
थोड़ा आप लोग दबा करके शेयर कर दीजिए तो सभी ग्रुप में, सभी कोई दबा करके एक बार शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसमें जुट पाए। हाँ अब साफ दिखेगा, लाइट का प्रॉब्लम होगा, अब साफ दिखेगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो बाबू कल हम लोग चैप्टर पढ़े थे ईंट मनके तथा अस्थियां, चैप्टर हम लोग का यही था। अध्याय 1 था, चैप्टर के नाम था ईंट मनके तथा अस्थियां, यही चैप्टर कल हम लोग पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन पे हम सभी लोग डिस्कस भी किए हुए थे। हम लोग कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस भी किए थे। हाँ चलिए सबका देख रहे हैं, हम सबका देख रहे हैं। चलिए ठीक है। तो चलिए बाबू कल मैंने आप सभी को इतिहास के बारे में बतलाया था कि बीती हुई घटनाओं का काल क्रमानुसार लिखित जो विवरण होता है उसे इतिहास कहते हैं। यानी कि कल जो है बाबू हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ लिए थे, इतिहास की परिभाषा हम लोग जान लिए थे, उसके बाद में ईस्वी के बारे में जान लिए थे, इतिहास हो गया था, ईस्वी हो गया था। उसके बाद में आपको ईसा पूर्व के बारे में भी हम लोग जान लिए थे, ठीक है। इसके बाद में कल हम लोग जाने थे शताब्दी के बारे में, जान गए थे क्या चीज के बारे में, शताब्दी के बारे में। उसके बाद जो होता है हम लोग इतिहास के कालखंड के बारे में पढ़े थे। इतिहास के क्या चीज के बारे में, कालखंड के बारे में पढ़े थे, जिसमें आप सभी को जो है प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल, 3 गो हम बतलाए थे। यह भी बतलाए थे कि प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। आग का आविष्कार जो है प्राग ऐतिहासिक काल में ही हुआ था। प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले जानवर में कुत्ता मिला। अनाज की बात करें तो गेहूं और जौ मिला, गेहूं और क्या मिला, जौ मिला। यानी कल हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर चुके थे, इसके बारे में कल हम लोग क्या कर चुके थे, अध्ययन कर चुके थे। हाँ चलिए सबका हम देख रहे हैं। हाँ क्या दीपक कुमार भैया, हमारा 10th में 426 नंबर आया था। अरे ये में ज्यादा आएगा, टेंशन नहीं लेना है, 95+ आएगा, समझा दीपक। हाँ भैया वीडियो फंस रहा है, अब देखिए वीडियो फंस रहा है, वीडियो फंस रहा है। ओपन वीडियो, अब वो क्या हम कहें भाई, वीडियो फंस रहा है तो क्या कहें, वो वार्निंग दे रहा है ना। अच्छा अब बताइए तो, हाँ आप बोलिए अभी वीडियो फंस रहा है ना। देखिए वीडियो फंस रहा है, हम क्या करें भाई, इसमें तो सब सही दिखा रहा है, सब ठीक है। सुमित कुमार लिख रहे हैं भैया नेटवर्क इशू है। अच्छा हाँ भैया कभी कभी फंस रहा है, अच्छा कभी कभी फंस रहा है नहीं, अच्छा देख लेते हैं। नन्ही कुमारी यस, आपका बेस्ट क्लास है, चलिए ठीक है। वीडियो फंस रहा है, कौशल आलम भैया हमारे 10th में 426, ठीक है नेटवर्क इशू, अच्छा अब फंस रहा है तो हम क्या करें यार, समझ में नहीं आ रहा है। दिस स्ट्रीम करेंट विथ रेट kbps लोअर देन ए कम्युनिकेशन, अच्छा ये बराबर आप लोग एडजस्ट कीजिए,
ए बराबर कीजिए, हम फिर जो होता है इसका कोई व्यवस्था करते हैं। ए बराबर एडजस्ट कीजिए, फिर इसको कल हम देखते हैं बाबू। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो कल बाबू इतिहास के कालखंड के बारे में पढ़ लिए थे, पूरा प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, ऐतिहासिक काल के बारे में, सबके बारे में कल जान लिए थे। यह भी बतलाया था कि 100 वर्ष बराबर 1 शताब्दी होता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को जो होता है ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को जो है ईसवी कहते हैं। ये बतला दिए थे। आज का हम लोग का अगला पॉइंट्स रहेगा। आज जो है बाबू हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा। मैंने बतलाया था नो कि कल जो मैंने पॉइंट्स बतलाया था वह बेसिक चीज बतलाया था। क्या चीज बतलाया था? बेसिक चीज बतलाया था, ठीक है ना। लेकिन आज जो बाबू हम शुरू कर रहे हैं ये अब आपका चैप्टर शुरू हो गया। और यहाँ पर जो था हम लोग को ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि एक एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए जो था इंपोर्टेंट होगा इसमें, ठीक है ना बाबू। चलिए सबसे पहले हड़प्पा, क्या नाम है इसका? हड़प्पा। यहाँ पर एक और चीज जोड़ देते हैं, सभ्यता। हड़प्पा कौन चीज? सभ्यता। हड़प्पा कौन चीज? सभ्यता, ठीक है ना बाबू। आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शहर में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गाँव में रहते हैं। जो कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसके पीछे बाबू कुछ रीजन है। सबसे पहले ये जो हड़प्पा है ना, ये हड़प्पा जगह का नाम है। ये हड़प्पा क्या चीज का नाम है बाबू? जगह का। इसी जगह के नाम से इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या नाम पड़ गया? और हड़प्पा सभ्यता जो है ये बाबू नगरीय सभ्यता। हम आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। नगरीय सभ्यता है। बताओ हड़प्पा सभ्यता इनमें से कौन सी सभ्यता है? तो नगरीय सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा इनमें से कौन सी युगीन सभ्यता है? हड़प्पा तो लिखिएगा कांस्य युगीन। कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन कौन सी है? सभ्यता। हड़प्पा कौन युगीन सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा को नगरीय सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? तो सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह वहां पर मिला था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। अब बाबू देखो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे शहर जुड़े हुए थे। जैसे पहले शहर का नाम बताएं तो मोहनजोदड़ो। क्या बतलाएं? मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। अब इसके बाद में बतलाएं तो कालीबंगन। काली कंची बंगन। काली क्या हो गया बाबू? बंगन, ठीक है ना। ये सब हड़प्पा सभ्यता में ही आता था। हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़ा नगर था, इसी में जो है ये मोहनजोदड़ो और कालीबंगा आता था, ठीक है ना। अब बाबू देखो क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तब रावी बतलाइएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तब बोलिए आप लोग क्या बताइएगा? सिंधु बतलाइएगा। क्या बतलाइएगा? क्या बतलाइएगा? जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बाबू लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? स्थित है तो बोलो बाबू क्या होगा इसका? ये होगा रावी। क्या लिखिएगा? रावी। क्या लिखिएगा? ये होगा रावी नदी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो जब हड़प्पा सभ्यता पूछेगा ना तो ये लिखिएगा आप लोग सिंधु नदी। कौन नदी लिखिएगा? सिंधु नदी। कौन नदी लिखिएगा? फिर से एक बार आप सभी लोग देख लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है तो रावी।
हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब में। कहाँ पड़ता है? ये पंजाब का आधा हिस्सा भारत में पड़ता है और आधा हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है। तो अभी भी जो है हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में पाया जाता है। अब बाबू आपसे, हाँ ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सुमित कुमार पाकिस्तान में बोला है, बहुत सुंदर। हाँ बाबू ऐसा ही कमेंट देते चलिए। चलिए ठीक है, आप लोग से भी क्वेश्चन हम पूछेंगे, ठीक है। तो बाबू हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कौन जगह पर? पंजाब में। हड़प्पा सभ्यता बोले हैं तो किस नदी के किनारे? तो लिखिएगा सिंधु नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे लिखिएगा बाबू? सिंधु नदी के क्या लिखिएगा? किनारे। कौन नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की बाबू कंची खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा की खोज कब किया गया था? 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किया गया था। किसके द्वारा? तो बाबू इनका पूरा नाम था राय बहादुर। राय, क्या नाम था इसका पूरा नाम? राय बहादुर दयाराम सहनी। राय बहादुर दयाराम कंची सहनी। दयाराम कंची सहनी। बोलिए बाबू, क्लियर हो गया ना? दयाराम कंची सहनी। आपसे बाबू क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए बताइए, क्वेश्चन आप सभी लोग रेडी हैं ना? हाँ सभी कोई रेडी है? चलिए क्वेश्चन पूछना बताइए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी बताइए, सबका हम लाइव देख रहे हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए, हाँ बहुत सुंदर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है बताइए जल्दी से। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हाँ बताइए। बहुत सुंदर, रावी। कौन? रावी। अगला क्वेश्चन बताइए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हाँ चलिए देख रहे हैं सबका। हाँ सिंधु, सिंधु, सिंधु। बहुत सुंदर, सिंधु। अगला क्वेश्चन बताइए, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? अच्छा 1921। चलिए अति सुंदर। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था बताइए जल्दी। हाँ देख रहे हैं सबका। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम सहनी। राय बहादुर कंची दयाराम सहनी। राय बहादुर दयाराम सहनी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए तो अब लग रहा है कि आप लोग को क्लास समझ में आ रहा है। तो अब आइए, अब हम लोग जो होता है शुरू करते हैं इसका कंटेंट से पढ़ाई। इसके कंटेंट से पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना? चलिए हाँ शायद बाबू कल हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, इतिहास की अध्ययन स्रोत। हाँ शायद यहीं तक पहुँचे थे। आइए तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे इतिहास के अध्ययन स्रोत की बात करेंगे। इतिहास की अध्ययन स्रोत की कौन सी बात करेंगे? तो देखिए सबसे पहले साहित्यिक स्रोत बतलाए थे, पुरातात्विक स्रोत बतलाए थे और विदेशी यात्री का विवरण बतलाए थे। विदेशी यात्री का क्या बतलाए थे? विवरण बतलाए थे। बतलाया था ना बाबू? यह भी बतलाए थे। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। एगो के बांटा गया धार्मिक और एगो के धर्मोत्तर। धर्मोत्तर का दूसर का नाम लौकिक साहित्य। कौन साहित्य? लौकिक साहित्य। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहल का धार्मिक साहित्य, पहल का नाम क्या है? धार्मिक साहित्य, ठीक है ना? और दूसर का नाम इसका क्या है बाबू? दूसर का भाग का नाम क्या? तो इसका नाम है लौकिक साहित्य। कौन सी? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य धार्मिक साहित्य में बतलाए थे, जिसमें धर्म से संबंधित बातों की जानकारी दी गई है उसे धार्मिक साहित्य कहेंगे। अलौकिक या धर्मोत्तर साहित्य जिसमें धर्म से बिल्कुल अलग हट करके जानकारी दिया गया उसे धर्मोत्तर या लौकिक साहित्य कहा गया है। अब बाबू आइए पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में जैसे पांडुलिपि, एक मतलब पुरातात्विक स्रोत का मतलब यह हुआ कि जिसमें पुराने पुराने चीजों से जो है हमको उस काल की जानकारी मिलती है, उसी को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे पांडुलिपि, अगर आपको पांडुलिपि मिल जाए तो आप जरूर समझ जाइएगा कि यह बहुत पुराने जमाने की है, ठीक है ना? ओकरा के पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अब आइए विदेशी यात्रियों का विवरण।
बहुत सारे विदेशी यात्री हमारे यहाँ आए और आकर के बहुत सारे पुस्तक को लेकर के चले गए, बहुत सारे पुस्तक को लेकर के चले गए, ठीक है ना, बहुत सारे पुस्तक को लेकर के चले गए। जैसे इंडिका पुस्तक की बात करेंगे जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, अर्थशास्त्र की बात करें कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। तो बाबू ये सब विदेशी यात्री थे, आए थे हमारे यहाँ और अनेकों पुस्तक लिख करके चले गए थे, अनेकों पुस्तक लिख करके चले गए थे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा और गबड़ा गया पीडीएफ, 1 मिनट। हाँ चलिए अब देखिए बाबू यहाँ पे जो साहित्यिक स्रोत मैंने आपको बतलाया ना, तो साहित्यिक स्रोत को देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर साहित्यिक स्रोत को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक भाग का नाम बाबू देखो क्या नाम है, धार्मिक साहित्य, और दूसरा का नाम क्या है, लौकिक साहित्य। क्या नाम है, साहित्यिक स्रोत को 2 भाग में बांटा गया, एगो के धार्मिक स्रोत और एगो के लौकिक स्रोत, ठीक है ना। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब देखिए बाबू हम जो है जिस साहित्य के बारे में बतला रहे थे, धार्मिक और धर्मोत्तर, उनके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य पुनः 4 वर्गों में बांटा गया था। धार्मिक साहित्य को पुनः कई वर्गों में, 4 वर्गों में, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और कौन सी, महाकाव्य साहित्य। कौन सी, महाकाव्य साहित्य। आइए इसको लिख करके बतलाते हैं नोट पे, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे बाबू आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपसे क्या बोला, साहित्यक, क्या बोला, साहित्यक स्रोत न बोला जी, हाँ क्या बोला, साहित्यक स्रोत। सबको दिख रहा है तो बोलिएगा साहित्यक स्रोत। इन साहित्यक स्रोत को जो है बाबू यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। क्या भागों में बांटा गया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। एगो के बांटा गया है धार्मिक स्रोत, धार्मिक कौन सी स्रोत, और दूसरा के नाम है धर्मोत्तर। दूसरा के नाम है कौन सी, या एकरा के कहेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक कौन सी साहित्य। बोलो बाबू अब तो समझ में आया। अब देखो ये जो धार्मिक स्रोत है ना बाबू, इस धार्मिक स्रोत को जो है हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। क्या भागों में बांटे हैं, 4 भागों में। क्या भागों में, 4 भागों में। अब देखो 4 भागों में कैसे बांटे हम लोग, यहाँ पर देखिएगा सब कोई। 4 भाग में कौन कौन है, पहल का ब्राह्मण। पहल का क्या बाबू, इसमें क्या है पहल का, इसमें बताओ जल्दी। हाँ सबका हम देख रहे हैं, सबका मैसेज देख रहे हैं आप लोग, चिंता नहीं करिए। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पहल का है बाबू ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। और दूसरा का है आपको बाबू बोलो कौन, जैन साहित्य, जैन साहित्य। और तीसरा का है बाबू कौन सी, तीसरा का है आपको कौन सी बोलो, हाँ बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। और चौथा है आपको, चौथा बोलो, हाँ चौथा। अरे यार देख रहे हैं सबका कमेंट देख रहे हैं, चिंता क्या करते हैं आप लोग। हाँ महाकाव्य। चलिए चौथा है महाकाव्य साहित्य। अब देखिएगा, आपसे मैंने पूछा क्वेश्चन, आपसे सुजीत राज पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ अब चलिए थोड़ा कमेंट पे कम ध्यान दीजिए बुढ़बक, तो नहीं पढ़बो कीजिए, जहाँ पर क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है वहाँ पर क्वेश्चन पूछिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए तो बाबू यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछे, साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एगो के धार्मिक स्रोत और एगो के धर्मोत्तर या लौकिक स्रोत। फिर अगला क्वेश्चन मैंने पूछा कि धार्मिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपने 4 भागों में बतलाया। पहल का भाग का नाम है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा का नाम है जैन साहित्य, तीसरा का नाम है बौद्ध साहित्य और चौथा का नाम है महाकाव्य साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य में बाबू देखो क्या क्या आता है, इसमें आता है वेद, इसमें आता है वेदांग,
इसमें आता उपनिषद। उपनिषद। अब आ जाओ जैन साहित्य की बात करें तो इसमें जो है महावीर स्वामी के द्वारा जितना भी किताब लिखा गया था, धर्म के बारे में बात को बतलाया गया था, इन सब का विवरण जैन साहित्य में मिलता है। अब ये बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य यानी कि गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी जीवनी के बारे में लिखा गया था, ये सब बौद्ध साहित्य आप पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा। इसी में त्रिपिटक के बारे में बतलाया गया था कि त्रिपिटक 3 को होता है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। अभिधाम पिटक। रवि कर वीडियो फंस रहा है, का वीडियो फंस रहा है, संतोष कुमार वीडियो फंस रहा है, वीडियो फंस रहा है। स्ट्रीम कोरेंट बीट रेट 1750। वीडियो फंस रहा है। कल साउंड में प्रॉब्लम था और आज वीडियो में प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम तो है। कैरियर कोचिंग सेंटर चनपटिया। अच्छा दीपक लिख रहा है वीडियो फंस रहा है। जब पता नहीं वीडियो क्यों फंस रहा है, हमको खुद से समझ में नहीं आ रहा यार। अच्छा देखते हैं वीडियो क्या वाला फंस रहा है। वीडियो फंस रहा है, नहीं कभी कभी फंस रहा है। अच्छा थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, लो वीडियो फंस रहा है। चलिए बाबू, बौद्ध साहित्य में आएगा गौतम बुद्ध के द्वारा जितना भी चीज लिखा गया था ये सब बौद्ध साहित्य में है, ठीक है ना। जैसे उनका त्रिपिटक कौन कौन था, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और कौन सी, अभिधाम पिटक, ठीक है। अब देखिए महावीर थी क्या है इसका, महाकाव्य साहित्य। इसमें बाबू महाकाव्य में महाभारत आएगा। इसमें क्या आएगा, महाभारत। इसमें क्या आएगा, रामायण। क्या आएगा, रामायण। बोलो बाबू इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। चलो तो बाबू एक बार सबको हाथ उठा के बोलो। अरे हाथ कैसे उठाएगा, ऑनलाइन तुम लोग पढ़ रहा है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन बताओ बाबू, साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग है, पहलका में धार्मिक साहित्य और दूसरका में धर्मोत्तर साहित्य या एकरा के लौकिक साहित्य भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है, जो यहाँ पर मैंने लिखा भी है। कौन कौन से 4 भाग है, तो देखिए यहाँ पर पहलका है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा का है जैन साहित्य, तीसरा का है बौद्ध साहित्य और चौथा है कौन सी, महाकाव्य साहित्य। कौन साहित्य, महाकाव्य साहित्य। चलिए बहुत सुंदर सर, आपका पूरा दबदबा है। हाँ हाँ काहे नहीं रहेगा, वो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल रहेगा। बस 1-2 दिन और परेशानी होगा, उसके बाद में हम भी क्लियर हो जाएंगे, चलाना आ जाएगा हमको भी। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं कंटेंट से। कहाँ से, कंटेंट से शुरू करते हैं बाबू, ठीक है। चलिए कंटेंट से शुरू करते हैं। आइए एक बार अब आइए पीडीएफ पे, आप लोग नोट्स से क्लियर करा देते हैं। एक बार देख ले कि इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, देख लेने दीजिए। हाँ चलिए ठीक है, चलिए सही चल रहे हैं हम लोग। चलिए बाबू, बाबू आप लोग को हम बतलाए हैं कि साहित्यिक स्रोत को 2 भाग में बांटा गया। एगो के बांटा गया धार्मिक और एगो के धर्मोत्तर। और धार्मिक साहित्य को 4 भाग में बांटा गया, जिसमें लग रहा है कि हम 2 गो बतला दिए हैं क्या, बौद्ध साहित्य, अच्छा यहाँ पर दिया है, और ब्राह्मण साहित्य। चलिए यहाँ पर छूटा है कुछ पॉइंट्स, आइए इसको क्लियर कर लीजिए। हाँ बाबू देखिए, हाइए ना पढ़ा रहे हैं, ब्राह्मण साहित्य पढ़ा रहे हैं, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और कौन सी, महाकाव्य साहित्य। ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है। एक आता है बाबू, अब इसके अंदर से हम लोग चर्चा करेंगे ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आता है। तो इतना में सेट कर लो कि ब्राह्मण साहित्य में वेद, वेदांग, उपनिषद, देखो यहाँ पर बाबू दिया है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत
4 गो वेद आता है, उसके बाद जो है आपको ग्रंथ आता है, अरण्यक आता है, उपनिषद आता है, वेदांग आता है, स्मृति साहित्य आता है, पुराण आता है। ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है। किस साहित्य के अंतर्गत आता है? ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पर तीसरका है कौन सी? बौद्ध साहित्य। क्या है बाबू? तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? देखो बाबू, त्रिपिटक, यानी कि गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने उनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उनको टोकरियों में जो है रखा गया था, उसी को त्रिपिटक कहा गया था। पढ़ाए है ना? तो चलो, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है त्रिपिटक, जातक कथाएं आता है, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो आता है, अगंतर आता है, निकाय आदि आता है। इनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विशेषकर बुद्धकालीन समाज, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इतना रामायण महाभारत का याद रखिएगा। आप एक ही लफ्ज में समझ जाइए कि बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक आता है। क्या आता है? त्रिपिटक, जो उनके अनुयायी लोग 3 टोकरियों में रखे, जिसे त्रिपिटक आ गया। त्रिपिटक का नाम जानते हैं ना? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक है। ये हमको पढ़ने को कहाँ मिलेगा? बौद्ध साहित्य में। या गौतम बुद्ध के जीवनी पढ़ने को कहाँ मिलेगा? बौद्ध साहित्य में। कौन साहित्य में? बौद्ध साहित्य में मिलेगा। भैया रुक रुक कर वीडियो आ रहा है रजनीश यादव। क्यों भैया, क्यों नहीं होगा मोनेटाइज? ए कौन है मोनेटाइज करवा रहा? चंपारण ब्रांड, बड़ी मार मारेंगे। ठीक है, मोनेटाइज कम करवाओ, तो हम मोनेटाइज लगेंगे कराने। चलिए ठीक है। हाँ बाबू, अब देखिए ये समझ गए। चौथा कौन साहित्य मैंने बतलाया? जैन साहित्य। कौन साहित्य बतलाया? जो जैन साहित्य। जैन साहित्य में देखिए क्या क्या आता है। जैन साहित्य को आगम कहा गया। बाबू रे चेटिंगवा तनी कम करो सब, ठीक है नो? इस पर तनी ध्यान दो, ना तो चेटिंग जिंदगी भर करते रह जाएगा। बुढ़बा कहीं के नहीं समझ में आ रहा वो क्वेश्चन पूछो। बताओ, है कुंदन है, ये क्वेश्चन क्या करे? ठीक बात सुमित, हाल चाल पूछवा रहे हैं। सुमित रुको, तुम लोग को बतला रहे हैं, समझा ना? सुमित समझ जा तू, ना तो बड़ी यूट्यूब में घुस घुस के मारेंगे तानी के हम, समझा? हाँ, तो चलो बाबू, जैन साहित्य बतला रहे थे। तो जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम कहा गया। इसमें 12 गो अंग होता है। जैन साहित्य में कै गो अंग? 12 गो अंग होता है, 12 गो उपांग होता है, 10 गो प्राकीर्ण होता है, 14 गो पर्व होता है। इस तरीका से ये सब जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। यानी महावीर स्वामी से रिलेटेड जितना भी जीवनी है वे सब जीवनी जो होता है आपको किस में आएगा? जैन साहित्य में आएगा। किस में आएगा? जैन साहित्य में। क्वेश्चन बताओ, जैन साहित्य में कितने अंग पाए जाते हैं? 12 अंग पाए जाते हैं। जैन साहित्य में कितने उपांग पाए जाते हैं? 12 उपांग पाए जाते हैं। जैन साहित्य में कितने प्राकीर्ण पाए जाते हैं? 10 प्राकीर्ण पाए जाते हैं। जैन साहित्य में कितने पर्व पाए जाते हैं? तो 14 पर्व पाए जाते हैं। कितने पर्व पाए जाते हैं? 14 पर्व पाए जाते हैं। कितने पर्व पाए जाते हैं? 14 पर्व पाए जाते हैं। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ही अभी इसी का टॉपिक है महाकाव्य। चौथा महाकाव्य में देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के 2 अन्य प्रमुख ग्रंथ महाकाव्य रामायण एवं महाभारत है। रामायण एवं क्या है बाबू? महाभारत। यानी महाकाव्य स्रोत में क्या मिलेगा हम लोग को? रामायण के बारे में और महाभारत के बारे में पढ़ने को मिलता है। इससे भी हमें तथ्य युगीन राजनीतिक, समाज, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है महाकाव्य से। कहां से? महाकाव्य से, ठीक है ना? चलिए एक बार और क्वेश्चन बताइए। साहित्यिक स्रोत को कितने भाग में? 2 भाग में, धार्मिक और दूसरा का धर्मोत्तर। धर्मोत्तर का दूसरा का नाम क्या हुआ? लौकिक साहित्य हुआ। धार्मिक साहित्य को क्या भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन साहित्य बांटा गया? तो पहले का ब्राह्मण साहित्य, दूसरा का जैन साहित्य, तीसरा का कौन?
अब बताओ जैन साहित्य के बाद में बौद्ध साहित्य, और चौथा कौन होगा? चौथा होगा महाकाव्य साहित्य। कौन साहित्य? महाकाव्य साहित्य। अब अगला क्वेश्चन बताओ, वेद, वेदांग, उपनिषद, चारों वेद का वर्णन किस साहित्य में पाया जाता है? ब्राह्मण साहित्य में पाया जाता है। वेद, वेदांग, उपनिषद, अरण्यक यह किस साहित्य में पाया जाता है? ब्राह्मण साहित्य में पाया जाता है। जैन धर्म से रिलेटेड ये सारी जैन धर्म से रिलेटेड सारे चीज कथाएं जो होता है कहाँ पाया जाता है? जैन साहित्य में पाया जाता है। यानी कि जो महावीर स्वामी के जीवनी है वह जैन साहित्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जान जाओ, बौद्ध साहित्य, तो गौतम बुद्ध के जीवनी से लेकर के जितने भी सारे चीज है ये सब के सब जो होता है बौद्ध साहित्य में पाए जाते हैं। कौन साहित्य में पाए जाते हैं? बौद्ध साहित्य में। आपको बताया ना कि बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक पाया जाता है, सुत पिटक, विनय पिटक और कांची अभिधाम पिटक, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने चौथा क्या बताया? महाकाव्य बताया। महाकाव्य में दो ही चीज आता है, एगो महाभारत आता है, एगो रामायण आता है। एक महाभारत और एगो रामायण, जिसमें जो है राजनीति के बारे में भी बतलाया गया था, सांस्कृतिक समाज के बारे में भी आपको बतलाया गया था। चलिए तो बाबू ये आपको धार्मिक साहित्य का जो भी भाग चारों था ये चारों भाग फाइनल हो गया। अब हम लोग जानेंगे इसका दूसरा का जो है लौकिक साहित्य। यही न है बाबू लौकिक साहित्य, या एक के कहिए धर्मोत्तर साहित्य। मैंने बताया नो लौकिक साहित्य किसे कहा जाता है? तो जो धर्म से बिल्कुल अलग हट करके लिखा जाए या जो चले ओकरा के जो होता धर्मोत्तर या लौकिक साहित्य कहा जाता है। इसमें बाबू सबसे पहले आएगा ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या आएगा इसमें? ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या आएगा? ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ थोड़ा देख लें, एक मिनट। बहुत साहित्य, अच्छा इतना लोग जुटे हैं ना। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोग लग रहा है कि शेयर नहीं किए आप लोग, नहीं? चलिए तो अब देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ की बात बोल रहे हैं। कौन ग्रंथ है? ऐतिहासिक ग्रंथ। ये क्या लिखा है भाई? सुजीत भैया मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, वीडियो फंस रहा है। अच्छा अच्छा भाई देखो वीडियो फंस रहा है तो हम तो कोई टेक्निकल जानते नहीं है। अब फंस रहा है तो कल भेजेंगे। क्या प्रॉब्लम है कि फंस रहा है? एक दो दिन तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। लिख रहा है वार्निंग, ठीक है। करेंट बिट रेट की इज लोअर देन रेट, ठीक है। चलिए अच्छा फंस रहा है तो ये बराबर भाई एडजस्ट करो ना यार, कल देखेंगे इसको। चलो बाबू तो साहित्यिक स्रोत का पहले का भाग मैंने बता दिया धार्मिक साहित्य। दूसरा का साहित्य क्या है? धर्मोत्तर, जनक लौकिक साहित्य कहते हैं। तो अब लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। लौकिक साहित्य का मतलब यह होता है कि जो धर्म से बिल्कुल अलग हट करके होता है वो के लौकिक साहित्य या धर्मोत्तर साहित्य कहते हैं, ठीक है ना। इस साहित्य को अंतर्गत कौन आएगा? ऐतिहासिक ग्रंथ। जैसे ही बताओ अर्थशास्त्र कौन के द्वारा लिखा गया? कौटिल्य के द्वारा। किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। तो बताओ उसमें धर्म से रिलेटेड कोई बात को लिखा गया? नहीं लिखा गया। यानी कि अर्थशास्त्र जो लिखा गया उसमें धर्म से रिलेटेड कोई भी बात को नहीं लिखा गया था, ठीक है ना। ओकरा बाद में बात करें इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। बताओ उसमें धर्म से रिलेटेड कोई बात लिखा गया था? नहीं लिखा गया था। तो ओकरा के कहेंगे कौन ची? ऐतिहासिक ग्रंथ। उसमें सिर्फ भारत के बारे में, अन्य देश के बारे में लिखा गया था, वैसे वो सबको जो होता है ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। कौन ग्रंथ कहते हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। इसी प्रकार से कलहण के द्वारा जो है राज तरंगड़ी लिखा गया था, जिसमें कश्मीर के बारे में वर्णन किया गया था। किन के बारे में? कश्मीर के बारे में वर्णन किया गया था, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग बाबू। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है। चलो ऐतिहासिक ग्रंथ के बाद में अब हम लोग जानेंगे अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। कौन ग्रंथ है? अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। यानी मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस चाणक्य की कूटनीति द्वारा नंद वंश, यानी कि चाणक्य के बारे में, नंद वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में, ये सब जो था पढ़ने के लिए हम लोग को कहाँ मिलता है? अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में।
अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में, अर्ध ऐतिहासिक अंची ग्रंथ में, जिसमें चाणक्य वगैरह के बारे में भी पढ़ने को हमको मिलता है। अष्टाध्यायी यानी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी मौर्य पूर्व एवं मौर्य युगीन राजनीति पर प्रकाश डालता है। अष्टाध्यायी जो आप लोग पढ़िएगा उसमें जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अच्छा, मालविक्राग्निमित्र, इसमें कालिदास कृत मालविकाग्निमित्र भी शुंगकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान की जाती है। उसी तरीका से महाभाष्य में पतंजलि शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके ग्रंथ महाभाष्य से हमें शुंगकालीन इतिहास की जानकारी भी मिलती है। चलिए, ये हो गया। तो बाबू आप लोग को पहले ही हम बतलाए थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। क्या चीज के बारे में बतलाए थे? हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है ना। आइए हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। चलिए, आप लोग को हम क्या बतलाए थे? हड़प्पा। बताओ क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में की गई थी। रुक जाइए, कुछ बच्चे जो है मैसेज किए हैं। चलिए बाबू, तो आप लोग आइए यहाँ पे जुड़ जाइए फिर से। थोड़ा सा हम कहीं फंस गए थे, बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में। कब की गई थी? जल्दी बताओ, घूस के मारेंगे यूट्यूब में ना, तो जल्दी बताओ सब, ठीक है ना। हाँ बताओ, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम कौन? साहनी। ये बताओ, ये हड़प्पा कौन जगह पाया जाता है? पाकिस्तान में। कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में। कौन जिला में? तो पंजाब में। पंजाब जगह का नाम है। इसी जगह पर यह हड़प्पा सभ्यता पाया जाता है। इसका आधा हिस्सा भारत में है और आधा हिस्सा पाकिस्तान में, मैंने पहले बतलाया। उसके बाद मैंने बतलाया हड़प्पा जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी किस नदी के किनारे है? अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो बाबू सिंधु। क्या होगा? सिंधु। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु। बोले इतना क्लियर हो गया ना? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बाबू। हाँ बहुत सुंदर यार, आप लोग कमेंट नहीं करिएगा, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दीजिएगा तो एनर्जी कहाँ से आएगा?
आप लोग थोड़ा सा कमेंट भी करते चलिए ताकि मेरे को मिल सके थोड़ा सा एनर्जी। चलिए आइए बाबू देखिए, अब जो चीज आपको पढ़ाए थे वही चीज यहाँ पर अब कंटेंट में देखने को मिलेगा। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, ये बाबू आप लोग को पढ़ा है जी। तो देखिए बाबू यहाँ पर खूब प्यार से कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ था। खूब अच्छा से बाबू प्यार से समझना, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ था। इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो बाबू आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो आप लोग लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई थी, इसलिए उस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन बाबू है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो बोलो बाबू किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। बहुत सुंदर, जो सिंधु नदी के किनारे कमेंट करके बतलाएं, अति सुंदर, बहुत सुंदर। सुमित कुमार बतला दिए, लक्ष्मी कुमार, सुमित कुमार, राजा आलम, ऋषु पटेल, नन्ही कुमारी, नन्ही कुमारी, अच्छा ठीक है सही लिख रही है, सही लिख रही है। रवि स्टार, सिंधु नदी के किनारे, बहुत सुंदर बाबू। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। देख बाबू तुम लोग से क्वेश्चन कैसे फंसाता है बोर्ड वाला। क्वेश्चन कहेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी बोल देना। आई में क्वेश्चन फंसा के पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्या बोलिएगा, सिंधु नदी के किनारे बोलिएगा, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता है, तो काशी युगीन सभ्यता है। हड़प्पा इनमें से कौन सी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो इसलिए पड़ा कि हड़प्पा नामक जगह का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, इसलिए पड़ा। अगला क्वेश्चन बाबू देखिए, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी कैसे, पॉइंट्स का नाम है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले बाबू कौन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब माना जाता है, 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच को काल को जो था हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का क्या माना जाता है बाबू, काल माना जाता है। जैसे आइए यहाँ पर लिख भी देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। हाँ 2600 से 1900 के बीच। आइए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब माना जाता है, तो बाबू 2600, क्वेश्चन यही न है, हाँ ठीक है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच को जो होता है हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता दो भागों में बांटा हुआ है। पहिल का हो गया आरंभिक हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा, और दूसरका का नाम बाबू इसमें क्या हो जाएगा, आरंभिक के बाद में एक होता है, एक उत्तर भी हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उत्तर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हाँ एक नाम परवर्ती, परवर्ती हड़प्पा, परवर्ती हड़प्पा। अब देखो बाबू आरंभिक हड़प्पा यहाँ पर लिखा है नो, एकरा के पूर्व हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं, एकरा के पूर्व हड़प्पा के नाम से जानते हैं। परवर्ती जो लिखा है एकरा के उत्तर हड़प्पा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अब देखो ये आरंभिक हड़प्पा कब माना जाता है, तो 2600 ईसा पूर्व के पहले एकरा के माना जाएगा आरंभिक हड़प्पा। एकरा के माना जाएगा 1900 ईसा पूर्व, 1900 कंची
ईसा पूर्व के बीच को परवर्ती हड़प्पा माना जाता है। परवर्ती हड़प्पा, हाँ बहुत सुंदर। सुमित कुमार 2600 से 1900 तक दिया है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ अमर कुमार, चंदन की हाल बाबू, ए अमर लागब ठोके तो के यूट्यूब में घुस के, समझला ना, समझला अमर। इधर ध्यान दो बुढ़वा, कहीं के पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, समझे, सीरियस होइए पढ़ाई के प्रति, मजाक कम कीजिए लोग, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। चलिए बाबू क्वेश्चन बताइए, हड़प्पा सभ्यता का काल कितना से कितना? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में, एगो आरंभिक हड़प्पा और एगो परवर्ती हड़प्पा। आरंभिक हड़प्पा का काल क्या है? 2600 ईसा पूर्व है। परवर्ती हड़प्पा का काल क्या है? 1900 ईसा पूर्व है। परवर्ती हड़प्पा का दूसरा नाम क्या है? उत्तर हड़प्पा। आरंभिक हड़प्पा का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? तो बाबू पूर्व हड़प्पा। कौन हड़प्पा? पूर्व हड़प्पा। आइए अब यहाँ पर पढ़ने को हम लोग को मिलेगा। चलिए बाबू देखिए, ये नो चीज बतला रहे थे, हो यही ना बतला रहे थे, हड़प्पा सभ्यता को 2 भाग में बांटा गया था। पहले का क्या है? आरंभिक हड़प्पा। क्या नाम है? देखो बाबू, आरंभिक हड़प्पा से पहले के काल को आरंभिक हड़प्पा कहते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पहले के काल को आरंभिक हड़प्पा कहते हैं, यानी कि शुरुआती समझते हैं ना, आरंभ करना का मतलब शुरुआत करना होता है, तो वही कह रहा है आरंभिक हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पहले के जो काल था ओकरा के आरंभिक हड़प्पा कहिए या पूर्व हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। इसका काल अवधि 2600 ईसा पूर्व था। कितना? 2600 ईसा पूर्व था। अगला परवर्ती हड़प्पा, यानी हड़प्पा सभ्यता के काल के बाद के समय को जो होता है हम लोग परवर्ती हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा के नाम से जानते हैं। उत्तर हड़प्पा के नाम से जानते हैं। अब बाबू आइए, अब जो क्वेश्चन बतलाने चल रहे हैं बीबीआई क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देने योग्य बात है। यह 1 नंबरिया में पूछेगा, 2 नंबरिया में पूछता है बाबू, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन कौन सभ्यता है? ये कौन पूछ रहा है? साहिल आलम। कल छुट्टी, अरे बड़ी मार मारेंगे हम, कोई छुट्टी फुट्टी नहीं है। रवि कह रहा भैया रेड से उतना नहीं दिख रहा। अच्छा रेड से नहीं दिख रहा है, अच्छा टिक के रेड से लगाएंगे, ठीक है। और लिखने की बात है तो इससे ही लिख देते हैं। चलो, तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन 4 सभ्यता का बाबू नाम बताइए। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन क्या गो सभ्यता? 4 सभ्यता का नाम बताइए। पहल का बाबू मिस्र की सभ्यता, दूसर का मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसर का ईरान की सभ्यता और चौथा चीन की सभ्यता। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन क्या गो सभ्यता? 4 सभ्यता का नाम बताइए। तो पहल का बोलिएगा बाबू मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ईरान की सभ्यता। याद हुआ नु? चीन की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। चीन की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये 4 सभ्यता का नाम हुआ। हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोत, ए बाबू हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें क्या क्या चीज से मिलती है? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें विभिन्न चीजों से मिलती है, जैसे कि हड़प्पा नामक जगह पर जब खुदाई हुआ था तो वहां से आभूषण मिले, वहां के आसपास के क्षेत्रों में बड़े बड़े मकान मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, चाक मिला। इस सब से जो होता है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें होती है। जैसे कि आप सभी फिगर में देखते होंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत सारे लोग हैं, यहाँ कुआं से पानी निकाला जा रहा है। यहाँ पर देखिए मिट्टी का बनाया हुआ बहुत सारा जो होता है बर्तन वगैरह भी है। मिस्र की सभ्यता, रेड कलम से भैया वीडियो रुक रहा है। विनोद कुमार, जो सोहेल आलम, हेलो भैया। अच्छा तो अब रुक रहा है तो बताइए भाई हम क्या करें? होगा उसका भी कोई सल्व होगा, चिंता नहीं करिए, उसका भी सल्व हो जाएगा। चलिए बाबू, तो हम क्या आप लोग बतला रहे थे? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन 4 सभ्यता का नाम बतलाए थे। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, चीन की सभ्यता। उसके बाद मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी क्या क्या चीज से मिलती है।
तो देखो बाबू, सबसे पहले क्या क्या चीज है यहाँ पर, अच्छा से देखो। आवास, हड़प्पा सभ्यता में घर मिला नो, और उससे जानकारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें मिला। आभूषण, यानी कि ओबरा के महिला सब बड़ी बड़ी आभूषण पहनती थी, उन आभूषण से भी हमको पता चलता है कि हाँ हड़प्पा सभ्यता की आभूषण है। औजार, औजार भी मिला हुआ था हड़प्पा सभ्यता में। मुहर, मुहर जो सेलखड़ी की बनी होती थी, ठीक है ना। मृद भांड, यानी कि मिट्टी का बनाया हुआ बर्तन मिला। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला, जब खुदाई हुआ तो उस समय घर मिला, यानी कि आवास मिला। मृद भांड यानी कि मिट्टी का बर्तन मिला। इसके साथ साथ में चाक मिला, मोहर मिला जो सिलखड़ी का बना हुआ रहता था, औजार मिला। इससे जो था हम लोग का हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। हाँ भैया नेट फंस रहा है, अच्छा फंस रहा है तो भाई हम क्या करें। चलिए अब आप लोग का क्लास भी खत्म करते हैं। देखिए अब बाबू देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, ही तो क्वेश्चन बाबू आप लोग को याद करना ही करना पड़ेगा। क्या हुआ, प्रॉब्लम है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अरे याद हो गया भैया, याद हो गया मिस। चलिए ठीक है, आइए बाबू देखिए यहाँ पे, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल बाबू, इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हड़प्पा मैंने क्या बताया, पाकिस्तान में हड़प्पा पड़ता है, और कौन जगह पे, पंजाब में। पहले मैंने बताया ना बाबू, हड़प्पा सभ्यता की खोज पाकिस्तान के पंजाब में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो इतना याद रखिएगा, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। हाँ बाबू ये भी बात याद रखना, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी शहर आते हैं, जितने भी शहर आते हैं, लगभग लगभग सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है, जैसे कि मोहनजोदड़ो। ऐसे हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। कौन राजधानी कहा जाता है, जुड़वा राजधानी कहा जाता है। जैसे बाबू देखिएगा, मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, सिंध नामक जगह पे है, लेकिन सिंधु नदी के किनारे ये भी बसा हुआ है। चनहुदड़ो ये भी बाबू पाकिस्तान में है, सिंध के किनारे, सिंध में है। कहाँ है, सिंध में है। सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में। कोटदीजी ये पाकिस्तान के सिंध में ही पड़ता है। रंगपुर ये हमारे भारत के गुजरात में पड़ता है। कालीबंगन ये हमारे भारत के राजस्थान में पड़ता है। सुरकोटड़ा ये भी हमारे भारत के गुजरात में पड़ता है। रोपड़ ये हमारे भारत के पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, ठीक है ना बाबू। चलिए तो अब हम लोग का क्लास आज हो गया इतना ही, ठीक है। क्लास क्लोज किया जाए, बस अभी ने का घंटा हम लोग क्लास करेंगे, 1-2 दिन, ठीक है। उसके बाद में जो होता है फिर हम लोग टाइम टेबल इसका बढ़ाते रहेंगे, क्या, क्योंकि अब मैट्रिक का क्लास भी हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्लास क्लोज करते हैं। एक बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, आप सभी लोग क्वेश्चन बताइएगा। चलिए बाबू आप सभी लोग क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन बताइए सब कोई, क्वेश्चन सब कोई बताइए, क्वेश्चन बताने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ईसा मसीह के जन्म के बाद को क्या कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को क्या कहा जाता है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। ईसवी, क्या कहा जाता है, ईसवी। बहुत सुंदर, ईसवी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऋतिक ईसवी लिखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के काल को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बहुत सुंदर, ईसा पूर्व। वाह वाह, एकदम ऐसे भोला, भोला कुमार का जवाब पहले आ गया। अब भोला कुमार का जवाब पहले आया, ईसा पूर्व कहा जाता है, बहुत सुंदर। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, एक शताब्दी में कितना वर्ष होता है, एक शताब्दी बराबर कितना वर्ष होता है, जल्दी बताइए। एक शताब्दी बराबर कितना वर्ष होता है, जल्दी से। 100 बरस। क्या बरस, 100 बरस, 100 बरस, बहुत सुंदर, 100 बरस, 100 बरस। थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, ठीक है ना, 100 बरस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
अगला क्वेश्चन बाबू बताइएगा, प्राग ऐतिहासिक काल का दूसर का नाम क्या है? प्राग ऐतिहासिक सुलाय तारी तोरा के कल आवलत या के कैसे तुमको व्यवस्था करता है, गुड नाइट तुम बोलता है, समझा? हाँ ज्योग्राफी का भी होगा, टेंशन नहीं लीजिए। तारीमा तारीमा तो टेंशन मत लो, ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। हाँ तो बताओ बाबू, प्राग ऐतिहासिक काल का दूसरा नाम क्या है? क्या है? पूर्व पाषाण काल। बहुत सुंदर, पूर्व पाषाण काल। अगला क्वेश्चन, किस काल में आग जलाने का सीखा गया? अच्छा, प्राग ऐतिहासिक काल, बहुत सुंदर, प्राग ऐतिहासिक काल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा अगला क्वेश्चन, वह कौन सी काल है जिसमें पढ़ने की कोई माने वह कौन सा काल है जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं था? बाबू बतलाना, वह कौन सा काल है? ध्यान से सुनना बाबू, वह कौन सा काल है जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं है? प्राग ऐतिहासिक काल, बहुत सुंदर, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। हाँ कंटिन्यू वीडियो चलेगा, कंटिन्यू वीडियो चलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, कंटिन्यू चलेगा, प्राग ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा काल है जिसमें लिखित प्रमाण था लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है? आज तक पढ़ा नहीं गया है, आद ऐतिहासिक काल, बहुत सुंदर, आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, बहुत सुंदर, आद ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा काल है जिसमें लिखित प्रमाण भी है और उसे पढ़ा भी जाता है? बताओ, ऐतिहासिक काल, बहुत सुंदर। साहिल का भी जवाब समय से आ गया, बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू बताइएगा, साहित्य स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? बोलिए जल्दी, साहित्य स्रोत को कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन बांटा गया है? धार्मिक और धर्मोत्तर, धार्मिक और कांची धर्मोत्तर। अगला क्वेश्चन, धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन बाबू? ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, महाकाव्य साहित्य। अगला क्वेश्चन बताओ, महाभारत और रामायण किस साहित्य के अंतर्गत आता है? ओ बहुत सुंदर, महाभारत और रामायण किस साहित्य के अंतर्गत आता है? जल्दी बताओ, जल्दी से, महाभारत और रामायण किस साहित्य के अंतर्गत आता है? हाँ बहुत सुंदर, महाकाव्य साहित्य के अंतर्गत, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा, जैन यानी कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड उनकी जीवनियों के बारे में या उनके उपदेश जो लिखा गया किस साहित्य में लिखा गया है? बौद्ध साहित्य, बहुत सुंदर, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। चलिए ठीक है, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। चलिए बाबू, तो अब रहने देते हैं, ठीक है, क्लास को अपलोड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलिए बाबू, गुड नाइट। अब आप सभी जो होता है जो भी पढ़ाएं इसका प्रयास करते हैं PDF भेज देने के लिए।